को मेरी आप लोग प्लीज देखें कि जब हम फंक्शन की डेफिनेशन देते हैं, यानी कि जब हम फंक्शन के बारे में पूरा कि वो फंक्शन क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, इसमें क्या होता है कि जैसे आप अपना जब भी कोई फंक्शन बना रहे होते हैं, यानी कि फंक्शन की डेफिनेशन दे रहे होते हैं, उसमें मल्टीपल लाइंस होती हैं और उसी में एक लाइन ऐसी भी होती है जब आप फंक्शन को खुद से कॉल करते हैं, यानी कि जो फंक्शन आप लिख रहे हैं वो फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर रहा है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो उसको हम बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, अब ये कैसे काम करती है इसके ऊपर हम एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले व्हाट इज द रिकर्सिव फंक्शन? अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, अगर एक फंक्शन अपने आप को कॉल करे तो उसको हम बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, एग्जांपल दिया है, देखिए जैसे एक फंक्शन लेट सपोज है void x। ठीक है, ये एक फंक्शन है जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं और डेफिनेशन के दौरान उसी के अंदर फंक्शन ने अपने आप को कॉल कर लिया। अपने आप को देखिए x नाम का फंक्शन है और बॉडी के अंदर भी x नाम के फंक्शन को कॉल कर लिया गया, यानी कि जब भी इस फंक्शन को चलाया जाएगा उस बीच में जब ये फंक्शन चलेगा तो चलते चलते ही ये अपने आप को दोबारा कॉल करेगा। इसका मतलब जैसे ही बॉडी चलेगी दोबारा कॉल करेगा, फिर ये बॉडी चलेगी तो दोबारा कॉल करेगा, यानी कि ये एक तरह का लूप होगा। क्योंकि जब ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी तो एग्जीक्यूशन के टाइम पे वो दोबारा अपने आप को कॉल करेगा तो फिर से एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से एग्जीक्यूशन जो होगी वो रिपीटेड होगी। तो रिकर्सिव फंक्शन का जो मेन मकसद होता है वो क्या होता है? रिकर्सिव फंक्शन हर वो काम कर सकता है जो एक लूप कर सकता है, क्योंकि लूप में भी यही होता है। लूप में जब आप लूप चलाते हो तो वो बार बार रिपीट होता है और रिकर्सिव फंक्शन भी इसी तरह से काम करता है कि जब आप एक फंक्शन के अंदर खुद को ही कॉल कर लो, ठीक है, खुद को ही फंक्शन को कॉल कर लिया जाएगा तो वो सारा का सारा जो कोड होता है वो दोबारा दोबारा एग्जीक्यूट होता रहता है। ठीक है, अच्छा अब ये कब तक चलेगा? दैट इज द कंडीशन कि आप कब तक इसको चलाना चाहते हैं। अगर आप कोई भी टर्मिनेशन नहीं देते हैं, जैसे कि लूप में भी होता है, प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को, सभी म्यूट कर लीजिए, मुझे बहुत वॉइस आ रही है। तानिया आप बार बार अपने आप को अनम्यूट कर रहे हैं, आप म्यूट रखिए, बहुत बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है। ओके, सो जब इसमें क्या होता है कि अगर जैसे लूप में होता है, अगर लूप में आप ये ना डालें कि लूप कब तक चलाना है, अगर मैं कहती हूँ कि लूप 1 से लेकर 10 तक चलाना है तो वो 10 बार ही चलेगा। लेकिन अगर मैं ये ना लिखूं कि उसको 10 तक ही चलना चाहिए, यानी कि i इज लेस देन इक्वल टू 10, अगर मैं ये ना लिखूं, ये पार्ट स्किप कर दूं और मैं सिर्फ i इज इक्वल टू 1 और i प्लस प्लस वाला पार्ट रहने दूं, तो वो भी एक इन्फानाइट लूप बन जाता है। इन्फानाइट लूप मतलब एक ऐसा लूप जो कभी रुकता नहीं है। ऑब्वियस सी बात है वो इसलिए नहीं रुकेगा क्योंकि कंडीशन उसमें नहीं है। सेम रिकर्सिव फंक्शन के साथ भी होता है। अगर आप रिकर्सिव फंक्शन में एक फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल कर रहा है तो वो कभी रुकेगा नहीं, क्योंकि जब वो अपने आप को चलाएगा तो वो दोबारा अपने आप को कॉल कर लेगा, तो वो चीज कभी टर्मिनेट नहीं होती। तो इसीलिए रिकर्सिव फंक्शन में भी एक तरीका होता है फंक्शन को रोकने का कि कब इसको रुकना चाहिए, और उसको हम बोलते हैं टर्मिनेशन कंडीशन। तो बिना टर्मिनेशन कंडीशन के आप रिकर्सिव फंक्शन अगर लिखेंगे, लिख सकते हैं, लेकिन उस केस में वो क्या होगा? इनफाइनाइट लूप होगा। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात थी। तो अभी इसको हम कैसे बनाएंगे, वैसे मैंने आपको दिखा दिया कैसे करेंगे। कोई भी फंक्शन बनाते हैं और उसी के अंदर उसको कॉल कर लेंगे तो वो एक रिकर्सिव फंक्शन बन जाएगा। इट्स बिहेवियर इज इक्विवेलेंट टू अ लूप। नाउ टू थिंग्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट रिकर्सिव फंक्शन। जब भी आपको रिकर्सिव फंक्शन बनाना है दो चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज टर्मिनेटिंग कंडीशन, जो कि मैं अभी तक बता रही थी कि अगर रिकर्सिव फंक्शन में टर्मिनेशन कंडीशन नहीं हुई, यानी कि कब उसको आपको रोकना है, ये अगर आपने नहीं बताया तो वो एक इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। तो इस चीज के लिए हमें जरूरी है कि हम टर्मिनेशन कंडीशन डालेंगे। दूसरी बात, कंडीशन फॉर रिकर्सिव कॉल, यानी कि जब हम एक फंक्शन को दोबारा उसी के मतलब उसी से दोबारा उसी को कॉल करते हैं तो हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि किस स्टेज पे हमें उसको दोबारा कॉल करना है। ठीक है, यानी कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसपे हमें वो लूप चलाना है। ठीक है, जैसे हम नॉर्मली अगर फॉर लूप लिखते हैं या कोई टेबल वेबल बनाते हैं, फैक्टोरियल निकालते हैं, तो उसमें हमें पता होता है कि भाई मल्टीप्लाई कर लेंगे फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू आई, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ही हमारा लूप जो है वो रिपीट होता है। सिमिलरली रिकर्सिव फंक्शन में भी जब आप रिपीट करने वाले हो तो रिपीट कब करना है ये भी एक इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। अगर आप गलत जगह पे रिपीट कर देते हो, यानी कि गलत जगह पे रिकर्सिव कॉल कर देते हो, तो जो आउटपुट आप चाहते हो वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो किस कंडीशन पे लूप लगाना है, मतलब रिकर्सिव कॉल करनी है, और किस कंडीशन पे टर्मिनेट करना है, ये दो चीजें जो है ये इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। अगर आपने ये दोनों सही लिखी है तो रिकर्सिव फंक्शन आपका बिल्कुल सही चलेगा।
नाउ देर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट जो कि मैंने बता चुका है ऑलरेडी। अ रिकर्सिव फंक्शन विदाउट टर्मिनेटिंग कंडीशन विल बिकम इनफाइनाइट। ठीक है, अगर एक रिकर्सिव फंक्शन आपने बनाया है लेकिन उसमें कोई भी टर्मिनेटिंग कंडीशन नहीं है तो वो एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। नाउ ओके, सो फंक्शन से बाहर ऑब्वियसली क्योंकि हम एक रिकर्सिव फंक्शन बना रहे हैं तो वो बार बार अपने आप को ही कॉल करेगा। अब ऐसे में आपको उसको रोकना है। मान लीजिए आपको 10 बार रिकर्सिव आपने कॉल किया, मतलब 10 बार वो लूप हुआ और उसके बाद आप चाहते हैं कि वो बाहर आ जाए। ठीक है, तो उस रिकर्सिव कॉल से बाहर आने का क्या तरीका है? क्योंकि अदरवाइज तो वो अपने आप को कॉल करता रहेगा, वो तो कभी रुकेगा नहीं। लेकिन रुकने के लिए यानी कि किसी स्टेज पे रुकने के लिए कंडीशन तो आप दोगे, लेकिन उस कंडीशन की फुलफिल होने पे आपको उससे बाहर आना है। तो बाहर आने के लिए हम कौन सा स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं? रिटर्न स्टेटमेंट। नाउ रिटर्न स्टेटमेंट और आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो। मैंने लास्ट क्लास में आपको रिटर्न स्टेटमेंट, जब हमने फंक्शन रिटर्निंग फ्रॉम अ फंक्शन टॉपिक कराया था, तो मैंने उसमें रिटर्न स्टेटमेंट आपको बताया था। ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट मतलब होता है कि अगर आपको एक वैल्यू एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में ले जानी होती है तो आपको रिटर्न स्टेटमेंट चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक फंक्शन से एक्स फंक्शन से वाई फंक्शन को कॉल किया। अब वाई फंक्शन ने जो भी कैलकुलेशन की है, मैं चाहती हूँ कि उसका रिजल्ट वापस से एक्स में जाए, यानी कि जिसने कॉल किया था वापस से उसी के अंदर को जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो लास्ट टाइम मैंने करवाया था, आई होप सबने वो कर लिया होगा। तो एक तरीका तो वो था कि आप वैल्यू को एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में ले जाना है, आउटपुट आउटपुट को एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में ले जाना है तो आप रिटर्न लगा लीजिए। लेकिन रिटर्न का सिर्फ वही मकसद नहीं होता। ठीक है, रिटर्न के और भी कुछ एम्स होते हैं। उनमें से एक एम ये है जो हम अभी कर रहे हैं। सो इट इज यूज टू रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करने के लिए होता है। दूसरी चीज, इट कैन ऑल्सो बी यूज टू जंप आउट ऑफ अ फंक्शन इन बिटवीन द फंक्शन। यानी कि आप मान लीजिए आप एक फंक्शन चला रहे हैं और फंक्शन बहुत बड़ा है। ठीक है, 10 लाइन का है, 100 लाइन का है। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि आपको पूरा फंक्शन नहीं चलाना होता है। आप चाहते हो कि बीच में से ही फंक्शन से हम बाहर आ जाए, यानी कि पूरा पूरा उसको चलाए, बीच में से हम बाहर आ जाए। तो अगर बीच में से बाहर आना है तो उस केस में रिटर्न स्टेटमेंट ही आप यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपने ब्रेक किया, अगर आपको याद हो ब्रेक स्टेटमेंट आप लोग सभी कर चुके हैं। तो ब्रेक स्टेटमेंट किस लिए होता है यूज? मैं लूप से बड़ी बाहर जाने के लिए। एग्जैक्टली exactly. अगर उससे बाहर आना होता है बीच में मतलब अदरवाइज अगर आपने लूप 10 बार का चलाया तो लूप 10 बार ही चलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 10 बार ना चल के बीच में से ही वो आप कभी भी उसको बाहर ले जाना चाहते हो तो आप उसमें ब्रेक लगा देते हो। और ब्रेक आप स्विच में भी यूज करते हो। स्विच में भी आपके पास बहुत सारे केस होते हैं, केस 1, केस 2, केस 3। तो अगर आप चाहते हो कि एक केस चलने के बाद आप बाहर आ जाओ, यानी कि बाकी के केसेस आप नहीं चलाओ, तो उसमें भी आप ब्रेक यूज कर लेते हो। तो जैसे आप लूप से बाहर आने के लिए या स्विच से बाहर आने के लिए ब्रेक यूज करते हो, उसी तरह से अगर फंक्शन के बीच में से बाहर आना हो तो आप रिटर्न स्टेटमेंट यूज करते हो। इसका मतलब रिटर्न स्टेटमेंट ना केवल सिर्फ वैल्यू बाहर लेने के लिए यूज होता है, मतलब वैल्यू बाहर तो लेता ही लेता है, ये तो है ही। लेकिन इसके अलावा अगर फंक्शन के बीच में से बाहर आना हो विथ या विदाउट वैल्यू, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन के बीच में से आपको बाहर आ जाना है बिना किसी वैल्यू के, तो बिना किसी वैल्यू के भी आ सकते हैं और विथ वैल्यू भी बीच में से बाहर आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा बीच में ही नहीं, आप लास्ट से भी बीच बाहर आ सकते हैं। जैसे लास्ट टाइम हमने जब रिटर्न का एग्जांपल किया था तो हमने क्या किया था, सारे स्टेटमेंट चलाने के बाद लास्ट में रिटर्न लगाया था। तो लास्ट में भी लगा सकते हैं, बीच में भी लगा सकते हैं, और वैल्यू के साथ भी लिख सकते हैं रिटर्न, और बिना वैल्यू के भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरह से हम रिटर्न यूज कर सकते हैं। प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। जब आपको बोलने की जरूरत पड़ेगी सिर्फ तब अनम्यूट करिए, अदरवाइज म्यूट रखिए। ओके, सो रिटर्न कैन ऑल्सो बी यूज विदाउट एनी वैल्यू। ठीक है, बिना वैल्यू के भी रिटर्न कर सकते हैं। ये एक्चुअली ये मोबाइल लैंग्वेज में लिख दिया, दिस इज BEB। ओके, डिफरेंस बिटवीन नाउ दीज 3 कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तीनों ही जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों के बीच में डिफरेंस पूछते हैं। ठीक है, तो वो मैंने यहीं पे मेंशन कर दिया है। हालांकि यहाँ पे मुझे ब्रेक से और एग्जिट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये तीनों इंपॉर्टेंट है और तीनों जो है वो डिफरेंस में पूछे जाते हैं।
पहली बात तो ब्रेक इज यूज टू कम आउट ऑफ अ लूप। ठीक है, अगर आपको लूप से बीच में बाहर आना हो तो आप ब्रेक लगा लीजिए। रिटर्न कब लगाएंगे, जब फंक्शन से बाहर आना हो। सो इट इज यूज टू कम आउट ऑफ अ फंक्शन, अगर फंक्शन से बाहर आना हो तो रिटर्न लगाइए। और अगर आपको पूरे प्रोग्राम से ही बाहर जाना है, मतलब सिर्फ फंक्शन से या सिर्फ लूप से नहीं, बल्कि पूरा प्रोग्राम आप चाहते हैं कि बंद हो जाए। ठीक है, ऑब्वियसली अब आपके पास एक फंक्शन नहीं है, अब आपके पास बहुत सारे फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक मेन फंक्शन बनाया और आपने एक फैक्टोरियल फंक्शन बनाया। तो अगर आप फैक्टोरियल फंक्शन से बाहर आ जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका प्रोग्राम बंद हो जाएगा। आप फैक्टोरियल फंक्शन से बाहर आएंगे तो आप मेन में जाएंगे। ठीक है, हाँ, अगर आप मेन फंक्शन से बाहर आएंगे तो जरूर आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन किसी भी स्टेज पे अगर आप एग्जिट जीरो लिख देते हैं, चाहे किसी भी फंक्शन के अंदर लिखे हैं, आपके पास बहुत सारे फंक्शन होते हैं, किसी भी फंक्शन में अगर आप एग्जिट जीरो लिख देते हैं तो आपको सीधा वो प्रोग्राम से बाहर ले आता है, यानी कि प्रोग्राम टर्मिनेट उसी टाइम हो जाता है। सो एग्जिट इज यूज्ड टू कम आउट ऑफ अ प्रोग्राम। ठीक है, तीनों जो है वो बाहर जाने के लिए होते हैं, लेकिन अलग अलग जगह से। ब्रेक इज फॉर लूप्स एंड स्विच, रिटर्न इज फॉर फंक्शन, एंड एग्जिट फॉर इज फॉर प्रोग्राम्स। नाउ अनदर डिफरेंस, एक डिफरेंस तो ये है तीनों के बीच में। दूसरा डिफरेंस ये है कि ब्रेक और रिटर्न जो है ना, वो स्टेटमेंट्स है। स्टेटमेंट्स का मतलब है कि जस्ट ये कीवर्ड लिख के सेमीकोलन लगा देते हैं, तो उनको हम स्टेटमेंट बोलते हैं। तो ये दोनों तो स्टेटमेंट है, लेकिन एग्जिट जीरो जो है वो एक फंक्शन है। ऑब्वियसली बिल्ड इन फंक्शन है, पहले से बना हुआ है, हमने नहीं बनाया है, लेकिन स्टिल इट इज अ फंक्शन। सो व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन की कैसे पता चलता है फंक्शन है? सीधी सी बात है, जब भी ये ब्रैकेट्स, ओपन ब्रैकेट जब भी लगे होते हैं और उसके अंदर कोई आर्गुमेंट होता है, तो इसका मतलब ये कि वो एक फंक्शन है। ठीक है, तो ब्रेक एंड रिटर्न आर कीवर्ड्स, स्टेटमेंट्स, बट एग्जिट जीरो इज अ फंक्शन। सो दिस इज अनदर डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड, तो अब हम प्रैक्टिकली करेंगे। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि हर वो प्रोग्राम जिसमें लूप यूज होता है, चाहे वो कोई भी प्रोग्राम जो आपने आज तक किया हो, अगर उसमें लूप है तो वो रिकर्सिव फंक्शन से बनाया जा सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, लेकिन हम सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो है वही करेंगे जो एग्जाम में आते रहते हैं और बार बार वही रिपीट होते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का प्रोग्राम अक्सर आता है। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में लिखा है यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन, जो कि लिखा होता है अक्सर कि राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन, तो जहां पे ये लिख दिया जाए कि रिकर्सिव फंक्शन से ही करना है, वहां पे आपको इसी मेथड से करना है और कोई दूसरा मेथड नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए मैंने क्या किया है, ये मेरा मेन फंक्शन है। ठीक है, इस मेन फंक्शन से मैंने फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल किया है। ठीक है, ये मेरा फैक्टोरियल फंक्शन है। ऑब्वियसली हमने लास्ट टाइम भी एक फैक्टोरियल फंक्शन बनाया था, लेकिन उसका कोड अलग था। उसमें हमने क्या किया था, लूप लगाया था, 1 से लेकर n तक लूप लगाया था, उसके बाद सबको मल्टीप्लाई कर दिया था और रिटर्न कर दिया था, लेकिन वो एक नॉर्मल फंक्शन था। नाउ अवर एम इज रिकर्सिव फंक्शन। तो रिकर्सिव फंक्शन कैसे बनता है, देखिए सपोज अगर आपको इस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है, नंबर n है, ये दिख नहीं रहा है, ये मैं थोड़ा सा एरो इधर करूंगी। n जो है वो नंबर है जिसका आपको फैक्टोरियल निकालना है। तो आप कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले टर्मिनेटिंग कंडीशन, सबसे पहले हमेशा टर्मिनेटिंग कंडीशन लिखते हैं, यानी कि अगर यूजर ने n की वैल्यू, दिस इज n, अगर यूजर ने n की वैल्यू 1 दे दी, यानी कि किसी भी तरह जो नंबर यूजर जिसका फैक्टोरियल निकाल रहा है अगर वो 1 हो जाता है, तो आप उसी समय रिटर्न कर दोगे। उसी समय रिटर्न मतलब इस ये कंडीशन अगर ट्रू है तो यहीं के यहीं आप प्रोग्राम से या फंक्शन से बाहर आ जाओगे। और फंक्शन से बाहर आओगे किस वैल्यू के साथ? 1 के साथ। 1 इसीलिए क्योंकि 1 का फैक्टोरियल क्या होता है? व्हाट इज द फैक्टोरियल ऑफ 1? 1 1 ही होता है ना। 1 होता है मैम, 1। ठीक है, इसीलिए अगर n की वैल्यू 1 है, यानी कि गलती से हो सकता है कि यूजर यहाँ 6 की जगह 1 दे दे, हो सकता है। ठीक है, तो अगर वो 1 दे देता है तो वहीं के वहीं पर प्रोग्राम फंक्शन जो है फंक्शन से बाहर आ जाएगा विथ वैल्यू 1। लेकिन एल्स अगर ऐसा नहीं होता है, यानी कि यूजर ने 1 नहीं डाला, 1 के अलावा मान लीजिए 2 डाला, 3 डाला, 4 डाला या 6 डाला, जैसे मैंने यहाँ 6 डाला, तो अगर कोई और वैल्यू डालेंगे तो भी आपको रिटर्न करना है। लेकिन रिटर्न किस तरह से करना है? अब देखो, दिस इज द आर्ट। क्या करना है, जो भी नंबर को डालेगा उसको इनटू कर देंगे
और यहाँ हम दोबारा फंक्शन को कॉल कर लेंगे, यानी कि फैक्टोरियल फंक्शन के अंदर ही आपने फैक्टोरियल फंक्शन को दोबारा कॉल कर लिया। दिस इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन मतलब एक फंक्शन जब अपने आप को ही कॉल करे। सो दिस इज अ काइंड ऑफ लूप, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम मान लीजिए अगर जैसे फैक्टोरियल की 6 का निकालना है तो यहाँ पे 6 होगा, ठीक है। तो n की वैल्यू 1 तो है नहीं, तो सीधा कहाँ चली जाएगी, एल्स में। तो एल्स में क्या रिटर्न होगा, n। n यानी कि 6 इंटू फैक्टोरियल को दोबारा चलाएंगे, और दोबारा किसके साथ चलाएंगे, n माइनस वन के साथ। n माइनस वन क्यों, 6 माइनस वन क्या होगा, 5। तो यानी कि ये फैक्टोरियल फंक्शन दोबारा चलेगा किसके लिए, 5 के लिए। इसका मतलब 5 का जो फैक्टोरियल आंसर आएगा, जो कि दोबारा चलाने पे आएगा, उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 6 के साथ। क्यों, क्योंकि अभी अभी n की वैल्यू क्या थी, तो 6 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 5। अब जब ये 5 के लिए चलेगा तो दोबारा ये 1 के इक्वल नहीं है, दोबारा अंदर आएगा। जब दोबारा आएगा तो ये क्या होगा, 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4। फैक्टोरियल ऑफ 4 के लिए दोबारा चलेगा तो नेक्स्ट किसके लिए आएगा, फैक्टोरियल ऑफ 3। फिर दोबारा चलेगा तो फैक्टोरियल ऑफ 2। जब दोबारा चलेगा तो ये 2 फैक्टोरियल ऑफ 1 हो जाएगा। जैसे ही ये फैक्टोरियल ऑफ 1 हो जाएगा तो यहाँ से आप क्या हो जाओगे, बाहर हो जाओगे, क्योंकि आप क्या रिटर्न कर दोगे, 1। ठीक है। तो ये सारे नंबर यानी कि 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 सभी नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और आपको लास्ट में क्या मिल जाएगा, फैक्टोरियल ऑफ 6। ठीक है। इसको मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कैसे ये चलता है इंटरनली। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि रिकर्सिव फंक्शन का जो कोड होता है ना, वो बहुत ही छोटा होता है। आप कंपेयर कर सकते हो, इसमें ना तो कोई लूप है, जैसे आप नॉर्मली फैक्टोरियल निकालते हो तो आप एक वेरिएबल लेते हो फैक्ट, उसको इनिशियलाइज करते हो 1, फिर आप लूप लगाते हो, फिर लूप के अंदर मल्टीप्लाई करते हो, फिर आप रिटर्न करते हो। अगर आप उसके कंपैरेटिवली यहाँ देखो तो स्टेप्स बहुत कम है। ठीक है। ये है आपकी टर्मिनेटिंग कंडीशन, कब आपको रुकना है, एल्स कब आपको वापस चलना है। तो वापस कब चलना है, जब तक ये 1 नहीं हो जाता। तो अगर ये 1 नहीं है तो हम क्या कर देंगे, दोबारा उसको कॉल कर देंगे विथ 1 माइनस। 1 माइनस इज बिकॉज फैक्टोरियल का अगर आपको ध्यान हो तो फैक्टोरियल हम कैसे निकालते हैं, सपोज अगर 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो मैं इसको बोल सकती हूँ कि 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल। कैन आई से दिस कि 5 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल। यस मैम। कह सकते हैं ना, क्योंकि 4 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, और 5 इससे अगर टू कर दें तो 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को ही वो यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसको मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये जाता है। ठीक है, वेट फॉर अ सेकेंड। फाइन, ये देखिए ये किस तरह से एग्जीक्यूशन होती है। ऑब्वियसली इसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसकी कोडिंग बहुत आसान होती है। अब देखिए किस तरह से चलेगा ये मैं इसका पूरा फ्लो बता रही हूँ कि कैसे चलेगा। सबसे पहले आपने फंक्शन को कॉल किया किसके लिए, 6 के लिए। आपने बोला भाई मुझे फैक्टोरियल निकालना है 6 का, तो ये एल्स में गया, और एल्स में क्या हो जाएगा, 6 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 5। क्यों, आप देखिए उसको, यहाँ पे क्या आएगा 6, क्योंकि एन की वैल्यू क्या है 6। एन की वैल्यू 6 इसलिए क्योंकि आपने यहाँ से 6 पास की थी। तो ये हो जाएगा 6 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 6 माइनस 1। 6 माइनस 1 कितना होता है, 5। 5 होता है ना। तो दिस स्टेटमेंट बिकम्स 6 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 5, यानी कि ये किसके इक्वल हो जाएगा, 6 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 5। करेक्ट। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ कर दिया फैक्टोरियल 5, यानी कि आपने दोबारा से फंक्शन को कॉल कर दिया विद अ न्यू वैल्यू, एंड व्हाट द न्यू वैल्यू इज 5। करेक्ट। जैसे आपने पहले फैक्टोरियल 6 के लिए कॉल किया था, लेकिन 6 ने अपने आप को कॉल कर दिया, लेकिन किसके लिए, 5 के लिए। तो अब आपको पहले ये सॉल्व करना पड़ेगा। इसका मतलब फैक्टोरियल 6 की वैल्यू सॉल्व होने से पहले आपको किसकी वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी, फैक्टोरियल 5 की। तो जब आप फैक्टोरियल 5 को दोबारा निकालोगे, दोबारा मतलब दूसरी टाइम कॉल हुआ ना, अगर आप देखो यहाँ पे आने के बाद ये दोबारा चलेगा, तो जब ये दोबारा चलेगा तो ये फैक्टोरियल 5 को कॉल करेगा। ठीक है। अब जब ये फैक्टोरियल 5 को करेगा तो फिर से क्या होगा नीचे, 5 इंटू फैक्टोरियल 4। क्यों, क्योंकि जब ये 5 के लिए चलेगा तो ये फिर से यहाँ एस में जाएगा, क्योंकि 1 तो है नहीं, 5 है। तो फिर ये क्या होगा, 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 5 माइनस 1। 5 माइनस 1 कितना हो गया, 4। 4 हो गया ना। तो यानी कि नेक्स्ट टाइम क्या होगा, 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4। नेक्स्ट टाइम ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू फैक्टोरियल 4।
ठीक है, अब देखिए जब तक फैक्टोरियल 4 सॉल्व नहीं हो जाता तब तक फैक्टोरियल 5 नहीं आएगा, और जब तक फैक्टोरियल 5 नहीं आएगा तब तक फैक्टोरियल 6 नहीं आएगा। तो ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो जब ये फैक्टोरियल 4 के लिए कॉल होगा तीसरी बार, ठीक है, तीसरी बार जब चलेगा तो ये भी एल्स में जाएगा, एल्स में क्या आ जाएगा 4 इंटू फैक्टोरियल 3। ये 3। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये 4 माइनस 1 हो गया ना 3, 4 था n और 4 माइनस 1 3 हो गया। ठीक है, अब 3 के लिए आया तो दोबारा कॉल होगा, क्योंकि अभी फिर से ये 1 नहीं है, जब तक 1 नहीं होगा तब तक चलता रहेगा। तो फैक्टोरियल 3 के लिए कॉल हुआ, अब 3 के लिए कॉल हुआ तो 3 इंटू फैक्टोरियल 2 हो गया। ठीक है, अब फैक्टोरियल 2 के लिए भी कॉल होगा दोबारा, जब 2 के लिए दोबारा कॉल होगा तो 2 इंटू फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये बड़े ध्यान से देखिए, जब ये 2 इंटू फैक्टोरियल 1 होगा तो ये 1 के लिए कॉल होगा दोबारा, करेक्ट, जब तक ये सॉल्व नहीं होगा तब तक ये सॉल्व नहीं होगा। तो जब ये फैक्टोरियल 1 के लिए कॉल होगा, यानी कि जब आपकी n की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि एक एक कम होती जा रही है, यहाँ देखो n माइनस 1 है ना, एक एक करके कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, तो जैसे ही ये 1 हो जाएगी तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी ना, n की वैल्यू 1 हो जाएगी, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो इफ n इज इक्वल टू 1 तो रिटर्न क्या करना है 1, करेक्ट, यानी कि जब n की वैल्यू 1 हो जाए तो क्या ले आना है 1। अब देखो तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या रिजॉल्व हो जाएगी 1। ठीक है, अब देखो अब होगा उल्टा, जब फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये सॉल्व हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा ना, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू Yes, कितनी ma'am. है 1 यस है, तो Yes, सॉल्व हो वन ma'am. जाएगा। वन। 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 कितना हो गया 2. 2 हो गया ना। तो अब फैक्टोरियल 2 सॉल्व हो गया, फैक्टोरियल 2 सॉल्व हो गया क्योंकि इसकी वैल्यू 1 पता चल गई, तो 1 इंटू 2 कितना हो गया 2 हो गया। 2। अब फैक्टोरियल 2 सॉल्व हो गया तो ये हम किस में डाल सकते हैं प्रीवियस में, यस मैम। करेक्ट, तो प्रीवियस में फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 2, ये 2। वापस जा रहा है बैक। ठीक है, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया, ये 6 6. हो गया, 2 3 से 6 हो 6। गया ना, तो फैक्टोरियल 3 की यस वैल्यू मैम। कितनी हो गई 6 हो गई। 6। अब ये कहाँ जाएगा बैक स्टेज, तो अब ये फैक्टोरियल की वैल्यू सॉल्व हो गई है 6, अभी निकाला ना 2 इंटू 3 6 यस फैक्टोरियल कैसे जाएगा, फैक्टोरियल 24 इंटू 5 आई थिंक, ठीक है, इसको 5 के साथ इंटू किया तो क्या सॉल्व हो गया फैक्टोरियल 5, और जब फैक्टोरियल 5 सॉल्व हो गया तो इसकी जो भी वैल्यू यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। जैसे आपको पता है कि फैक्टोरियल में पहले 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 5 इंटू 4 होना चाहिए, तो 4 होना चाहिए मतलब एक कम, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया n माइनस 1, अगर ये n था तो हमने क्या कर दिया n माइनस 1, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपने n माइनस 1 की जगह यहाँ कुछ और लिख दिया, मान लो आपने n लिख दिया, तो ये रिकर्सिव फंक्शन की जगह क्या बन जाएगा, ये ये इन्फानाइट बन जाएगा। इन्फानाइट क्यों, क्योंकि अगर मान लो आप n का n ही रहने देते हो तो n के लिए ही बार बार चलता रहेगा। अब अगर n के लिए बार बार चलता रहेगा तो क्या ये कभी 1 होगा, No, ma'am. नहीं होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। अगर आपने n की वैल्यू 6 ली है और आप n को डिक्रीज ही नहीं कर रहे, आप n को डिक्रीज ही नहीं कर रहे, तो वो कभी 6 से हटेगा नहीं, वो 6 ही रह जाएगा। तो वो 6 से कभी भी 5 4 3 पे नहीं आएगा, वो 6 का 6 पे ही रहेगा। और अगर वो 6 का 6 पे ही रह गया तो वो इन्फानाइट लूप बन जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि जब आप रिकर्सिव फंक्शन कर रहे हो तो ये यहाँ पे कुछ ना कुछ इंक्रीज या डिक्रीज होना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन योर कंडीशन। जैसे फैक्टोरियल का लिया हमने, 6 से चल रहे हैं तो 6 से डिक्रीज करना है ना, 6 से 5 4 3 2 1, और अगर 1 से चलते तो, अगर 1 से चलते और 6 का इंक्रीज करते, ऑब्वियसली गुड तो इंक्रीज करते। अगर हम 1 से चलते और 6 तक जाना होता तो हम इंक्रीज करते, तो कभी ना कभी वो 6 पे आता तो हम क्या लिखते n इज इक्वल टू 6 रिटर्न। ठीक है, उल्टा भी कर सकते हैं, मतलब हम चलाएं 1 से और लेकिन एक एक इंक्रीज करते रहे, तो n इज n इंटू n फैक्टोरियल ऑफ n प्लस 1 कर देंगे, और यहाँ पे क्या लिख देंगे कि अगर n 6 हो जाए, जैसे अगर 6 का निकालना है तो अगर n 6 हो जाए तो रिटर्न कर देंगे 6। ठीक है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं, तो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। बट ये जो एक इंपॉर्टेंट स्टेप है ये ध्यान देना है कि ये क्या हुआ। तो इसको रन कर रही है, उसके बाद एक और एग्जांपल करेंगे।
मैं पूरी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। और हम रिकर्सिव ही दे देते हैं। और ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, ये थोड़ा लिखने में शॉर्ट होते हैं इसके रिकर्सिव फंक्शन के। एक तो आपका वॉइड वॉइड मेन ही होगा जिसमें आप कॉल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप वो डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। अच्छा, हम किसी का भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि 6 का ही निकालना है। आप यूजर से ले लो, ठीक है, आप यूजर से एक नंबर ले लो और उसका निकाल लो, तो वो आपकी चॉइस है। तो मैं यूजर से अगर लेना चाहूँ तो मैं यूजर से ले लेती हूँ कि एंटर नंबर, तो जो भी नंबर यूजर बोलेगा हम उसी का निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे फैक्टोरियल निकालेंगे। फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैं शॉर्ट ले रही हूँ, फैक्ट ले रही हूँ। फैक्ट इसलिए ले रही हूँ ताकि थोड़ा लिखने में मुझे आसानी हो। और अगर मुझे ए का फैक्टोरियल निकालना है तो मैं ए का फैक्टोरियल निकालूंगी। अच्छा, अब फंक्शन से रिटर्न करेंगे तो आंसर यहाँ पे आएगा और यहाँ पे प्रिंट भी कराना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे फंक्शन बना लेती हूँ। फंक्शन का रिटर्न टाइप होगा इंटीजर, ठीक है, क्योंकि हम फैक्टोरियल को रिटर्न करेंगे और फैक्टोरियल का टाइप क्या है, इंट। तो मैंने इंटीजर एन ले लिया, ठीक है, जिसका हमें फैक्टोरियल निकालना है। और यहाँ पे हम उसका कोड लिख देंगे। सो कोड इज वेरी सिंपल। सबसे पहले टर्मिनेटिंग कंडीशन आती है सी। इसमें देखो हमें कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल लेने की जरूरत भी नहीं है, एन जो लिया है हम उसी से सारा कैलकुलेशन कर रहे हैं। सो इफ एन बिकम्स 1, अगर एन की वैल्यू 1 हो जाती है या 1 पहले से ही 1 होती है, दोनों केस नहीं। अच्छा, यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा सकते हो, ठीक है। मैंने वो ब्रैकेट इसमें नहीं लगाया क्योंकि आप ऐसे ब्रैकेट लगा सकते हो, पर मैंने ब्रैकेट इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट था, ठीक है। तो सिंगल स्टेटमेंट में आप ब्रैकेट स्किप कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है, आप चाहो तो लगा भी सकते हो, ठीक है। तो अगर एन की वैल्यू 1 हो गई तो रिटर्न वहीं के वहीं 1 कर देना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो भी आपको रिटर्न करना है, लेकिन रिटर्न क्या करना है, एक बड़ी वैल्यू। अब वो बड़ी वैल्यू क्या होगी, एन की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो इनटू दोबारा से फैक्ट फंक्शन को कॉल कर देंगे, लेकिन इस बार डिक्रीज करके, नहीं तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा। दैट्स इट। सो द कोडिंग ऑफ दिस, आप इस प्रोग्राम को आप चाहो ना तो रट भी लो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। ये हर दूसरे पेपर में आता है ये क्वेश्चन, रिकर्सिव फंक्शन वाला। मैं आपको देखूंगी, कोशिश करूंगी कुछ पेपर दिखाऊं पुराने। ओके फाइन। सो अब देखो इसका आंसर जो है रिटर्न होगा इंटीजर के फॉर्म में, तो ऑब्वियसली वो यहाँ पे इंटीजर के फॉर्म में आएगा। तो दो तरीके हैं, या तो आप इसको किसी वेरिएबल में डाल लो, ठीक है, एक वेरिएबल ले लेती हूँ तो उसमें डाल लेती हूँ, और नहीं तो डायरेक्ट प्रिंट भी करा सकते हैं, दोनों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे। तो जैसे मैंने अगर बी में डाल दिया है तो मैं बी में प्रिंट करा देती हूँ यहाँ पे। रिकर्सिव फंक्शन में देखो ये यहाँ पे एक दिक्कत आपको है कि यहाँ पे आप प्रिंट नहीं कराएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको वैल्यू रिटर्न करानी है, बिना वैल्यू रिटर्न कराए चलेगा नहीं, तो इसीलिए रिटर्न करके वैल्यू यहाँ पे प्रिंट यहीं पे करानी पड़ेगी, ठीक है। और कोई ऑप्शन नहीं है इस केस में आपके पास। फैक्टोरियल ऑफ जो भी नंबर है दिस जो आंसर है, ठीक है। तो पहला नंबर आपका क्या था, आई थिंक ए, और अब जो आंसर आएगा वो होगा बी, ठीक है। ये आप जैसे चाहे वैसे कोडिंग मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। नाउ सो लेट अस एग्जीक्यूट दिस। अब मैं कोई भी नंबर डालूंगी उसका फैक्टोरियल बता देगा। जैसे मैं 5 का डालती हूँ तो फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। इज इट करेक्ट? Yes, यस ma'am. मैम। ठीक है ना। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। ये एग्जांपल मैंने आपके असाइनमेंट में भी देखा है और कुछ क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है। ये क्वेश्चन है सीरीज वाला, ठीक है। सीरीज वाला मतलब जैसे आपने फैक्टोरियल में 1 से लेकर n तक मल्टीप्लाई किया है, तो आपको एक यूजर नंबर देगा n, लेट सपोज, और 1 से लेकर n तक जितने भी नंबर है उनको सम करना है। मतलब जैसे फैक्टोरियल में मल्टीप्लाई करते हैं 1 से लेकर n तक, क्वेश्चन इज कि इनपुट अ नंबर n फ्रॉम यूजर एंड फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to n, ठीक है। मतलब 1 से लेकर n तक सभी को ऐड करना है। अब बताइए उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज का फर्क है, और वो चीज क्या है?
पूरा क्वेश्चन अब सेम है। यहाँ ऐड करना, वहाँ मल्टीप्लाई करना था। एग्जैक्टली यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे फैक्टोरियल में, क्योंकि हर नंबर अपने प्रीवियस नंबर से मल्टीप्लाई होता है। लेकिन अगर 1 से लेकर n तक का सम करना है तो सारे नंबर ऐड होंगे। ठीक है, ये n-1 ही रहेगा, क्योंकि पहले 1, अगर आप मान लीजिए n 100 से शुरू करते हैं तो 100 प्लस 99 प्लस 98 97 ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें सेम रहेंगी, बस यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह प्लस आ जाएगा। एक और चेंज होगा, एक और चेंज होगा, क्या टर्मिनेशन कंडीशन को लेकर कुछ बदल सकती हूँ? कहाँ पे आके आपको रुकना चाहिए अगर आप एडिशन कर रहे हैं नंबर्स का? हम 0 0 पे, करेक्ट, गुड। वैसे देखो हम 1 पे भी टर्मिनेट कर सकते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है कि अगर किसी ने मान लो 0 ही दे दिया तो सम भी तो 0 को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो हम यहाँ दे देंगे कि अगर नंबर 0 हो जाए तो टर्मिनेट कर देंगे। ठीक है, जैसे फैक्टोरियल में होता है कि 1 ही हमारा आखिरी नंबर होता है, तो नंबर्स के केस में अगर मैं लूँ तो 1 से 100 तक लेते हैं, तो टर्मिनेशन कंडीशन 1 भी ले सकते हैं और 0 भी ले सकते हैं। तो अगर टर्मिनेशन कंडीशन 1 लेते हैं तो लास्ट नंबर 1 ही ऐड होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप टर्मिनेशन कंडीशन 0 लेते हैं तो लास्ट नंबर 0 ऐड होगा। बाकी सब क्वेश्चन सेम है। सो दिस इज द सॉल्यूशन। सो आई हैव टेकन 0 बिकॉज 0 तक नॉर्मली हम नेचुरल नंबर्स में उसको काउंट कर लेते हैं 0 तक। तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन है कि लेट्स सपोज आपको 100 तक सम निकालना है, यानी कि 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स का एडिशन चाहिए। तो पूरा पूरा प्रोग्राम जो है सेम है। उसने बस क्या किया है कि अगर नंबर 0 है तो वहीं 0 रिटर्न कर दिया, नहीं तो नंबर को ऐड करते जाएंगे अपने प्रीवियस नंबर्स के साथ। ठीक है, तो 1 अगर ये 100 से शुरू होगा तो 100 प्लस फिर 99 के लिए कॉल होगा, फिर 99 प्लस फिर 98 97 97 96, तो ये कहाँ तक जाएगा? 0 तक जाएगा। तो जब ये 0 आएगा तो लास्ट नंबर ऐड होगा 0, और फिर जो आपका फाइनल आंसर होगा वो सारे ऐड होके यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको डायरेक्टली प्रोग्राम में ही चेंज करती हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको सेव एज कर लेते हैं और अगर मैं इसको सम रिकर्सिव डॉट सी बना देती हूँ, तो यहाँ पे बस फंक्शन का नाम बदल देते हैं, क्योंकि फंक्शन का नाम बिल्कुल वैसे ही लेना चाहिए जनरली जो आप काम कर रहे हो। तो मैंने अगर सम किया है तो आई विल टेक इट सम ओनली, सो यू कैन कीप इट 0 एंड देन 0 एंड द ओनली चेंज इज मल्टीप्लाई की जगह प्लस। ठीक है, और सेम ले लेते हैं सिचुएशन, यहाँ पे नंबर ले लेते हैं, फंक्शन का नाम हमने बदला था तो सम ले लेते हैं, एंड द रिमेनिंग क्वेश्चन इज सेम। सो लेट अस चेक इट। ओके, आई हैव टेकन ओके 5, यहाँ पे मैंने चेंज नहीं किया, फंक्शन का नाम मैंने बदला, ऊपर यहाँ नहीं चेंज किया। अब मुझे एक नंबर एंटर करना है, प्रीवियस आउटपुट दिख रहा है वो आप क्लियर स्क्रीन कर लीजिएगा। तो लेट सपोज मुझे 50 तक के नंबर्स का एडिशन चाहिए, यानी कि 0 से 50 तक, तो मैंने 50 दे दिया। 0 से लेकर 50 तक के नंबर्स का एडिशन होता है 1 2 7 5। यू कैन वेरीफाई इट whether it is correct or not. Fine, is it okay everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am.